आखिर इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए मिसाइल स्ट्राइक को ही क्यों चुना? ये मतलब एयर स्ट्राइक थी, हमने पिछली बार देखा था, सर्जिकल स्ट्राइक हमने देखी थी, लेकिन इस बार मिसाइल स्ट्राइक क्यों? आखिर ऐसा क्या खास है इस मिसाइल स्ट्राइक में जिसने कि पाकिस्तान के घुटने ना काट कर रख दिए? और पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा? क्या जंग होगी? तमाम चीजों पर बात करूंगा डायरेक्ट। वो भी 18 सितंबर 2016 उरी में हमारे सैनिकों पर आतंकी हमला हुआ तो इंडिया ने 11वें दिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। उसके बाद 14 फरवरी 2019 काला दिन पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमला हुआ तो इंडिया ने 13वें दिन बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकियों ने 26 निर्दोष मासूमों की जान ली थी, तो अब भारत ने 15वें दिन ऑपरेशन सिंदूर चलाया और मिसाइल स्ट्राइक की। मिसाइल स्ट्राइक ये 3 बदले थे, तीनों में अलग अलग तरीके का इस्तेमाल किया गया। हमने एयर स्ट्राइक देखी, लेकिन इस बार हमने कोई अलग नहीं बल्कि एक मिसाइल स्ट्राइक देखी। पहलगाम का बदला लेने के लिए आखिर इंडियन आर्मी ने इस मिसाइल स्ट्राइक को ही क्यों चुनी? इतनी घातक कैसे है ये और इतनी सटीक कैसे है? जी हाँ, ये उन दोनों स्ट्राइक से, एयर स्ट्राइक से और जो दूसरी स्ट्राइक होती है उससे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ये समझने से पहले आपको मैं बताता हूं कि इंडिया ने एक्चुअल में पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया कैसे। अभी 15 दिन गुजरे थे। एक एक दिन हम इंडियंस के ना दिल पे गुजर रहा था कि कब बदला लिया जाएगा, कब जवाबी कार्रवाई की जाएगी, और की भी गई। नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये उन महिलाओं के लिए था नाम जिनके घर उजाड़े थे 22 अप्रैल को आतंकियों ने। कश्मीर की खूबसूरत वादियों को एक जख्म दे दिया था, उसका बदला था ये। इंडियन एयरफोर्स ने आधी रात के बाद पाकिस्तान और पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर घुसकर मिसाइल दागे। खुद नहीं घुसे, बताऊंगा वजह इसकी भी। मिसाइल दागे। इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान कह रहा है कि सिविलियंस मारे। तुम्हारी गलती है कि तुम सिविलियन और आतंकियों में फर्क नहीं कर पा रहे हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। दोबारा कह रहा हूं, आतंकी मारे गए हैं। ये फालतू की बातें ना करें। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी कि आईएसपीआर के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी कहा कि इंडिया ने 24 मिसाइलें दागी हैं। कितनी तेजी से बदलता है। कल तक ये कह रहे थे कि क्या करेंगे, ये करेंगे, और कातिया दिला दी ना। खैर, बताते हैं हमला कैसे हुआ। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन्होंने बताया कि हमला कैसे हुआ। रात 1:05 और 1:30 के बीच ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। पहलगाम में जो वाहियात या फिर उससे भी वाहियात शब्द कोई होगा, वो जो हरकत की थी कायराना, उसके बदले के लिए ऑपरेशन हुआ। पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट पहचाने गए पहले, और फिर इन्हें इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने तहस नहस कर दिया, जिसमें लश्कर तैयबा से लेकर जैश तक सबको निपटाया गया है। इस दौरान आतंकियों के लॉन्चिंग पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए गए। इन दोनों ने यह भी बताया कि इंडिया की तरफ से कोई भी अटैक पाकिस्तानी आर्मी के ठिकाने पर नहीं किया गया है। दोबारा कह रहा हूं, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर कोई अटैक नहीं, ये आतंकियों पर अटैक है, और वो चाहे कहीं भी होंगे अटैक होगा उनके ऊपर। दोस्त, बहुत सीधी सी बात है। सवाल ये आता है कि टारगेट कैसे चुने गए, क्यों चुने गए ये टारगेट? प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन आर्मी की तरफ से बताया गया कि पीओके में सवाई नाला मुजफ्फराबाद में लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर था। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के जो आतंकी थे ना, यहीं से ट्रेनिंग ली थी इन्होंने। और जब आप हमारे यहां पे आओगे ना दोस्त, तो वापस वहीं पे भेजा जाएगा। सयादना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद में हथियार, विस्फोट और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी, तो उसको भी टारगेट किया गया। कोटली गुलपुर कैंप लश्कर का है। पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर जो आतंकी हमला हुआ था, यहीं पर आतंकी ट्रेन किए गए थे। बरनाला कैंप विंभर में हथियार हैंडलिंग का काम किया जाता था, तो इसलिए उसको टारगेट पे किया गया। अब्बास कैंप कोटली एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। यहां पर फिदायीन तैयार किए जाते हैं। 15 टेररिस्ट यहां ट्रेनिंग ले रहे थे।
तो इंडियन आर्मी ने कहा कि चलिए काम करते हैं, पहचान कर ली गई है, सामान पता है, चलिए खत्म करते हैं आप। और इस तरीके से इन टारगेट को चुना किया। कर्नल सोफिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे बताया कि सर्जिकल कैंप सियालकोट पर हमला हुआ। ये बॉर्डर से बेसिकली 6 किलोमीटर दूर है। मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की हत्या की गई थी। उन आतंकियों ने यही ट्रेनिंग ली थी। जी हां, महमूना जोया कैंप सियालकोट की मेन बॉर्डर से 12 से 18 किलोमीटर दूर है। यह हिजबुल का कैंप है। पठानकोट बेस कैंप, यहीं पर ट्रेनिंग लेने के बाद हमला किया गया था। आपको याद होगा ना पठानकोट। जी हां, तो एक एक चीज का हिसाब बहुत पहले का लिया गया है। मरकज तैयबा मुदरिके में अजमल कसाब और डेविड हेडली ने ट्रेनिंग ली थी। मरकज सुबहानल्लाह कैंप पर अटैक हुआ। जैश मोहम्मद का मेन हेडक्वार्टर वही था। तो ये जो 9 टारगेट इंडियन आर्मी ने, इंडियन मिलिट्री ने, हमारी सेना ने सिलेक्ट किए थे, कोई ऐसे ही नहीं हुए दोस्त। हर एक के पीछे एक मकसद था। अब मकसद के बाद आता हूं कि ये पहलगाम का जो बदला लेने के लिए इंडिया ने मिसाइल स्ट्राइक क्यों चुनी, मतलब बाकी चीजें क्यों नहीं। भाई, इंडिया ने बॉर्डर पार आतंकी ठिकानों और ये जो सो कॉल्ड नेता लोग बनते हैं ना, टेररिस्ट वाले, इनके कैंपों को बिल्कुल एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स यानी कि लोकेशन पहले लिए, उसके बाद मिसाइलें तय की जिनको पाकिस्तान के लिए रोकना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए मिसाइल को चुना किया। ये स्ट्राइक एयरफोर्स के राफेल जेट्स के आगे लगी स्काल्प ईजी मिसाइल और हैमर बॉम्ब से अंजाम दी गई। स्काल्प ईजी को जो दूसरा नाम है उसका स्टॉर्म शैडो कहते हैं दोस्त। ये एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल होती है, बहुत तगड़ी मिसाइल है। इसे एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल कहते हैं, यानी कि आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, आप अंदर से ही लॉन्च कर सकते हो। और इंडिया ने इसे राफेल पर लगाया, जो हमने खरीदे थे फ्रांस से, उस पर लगाया और अटैक कर दिया। अब मोटे मोटे तौर पर अगर और डिटेल में जाएंगे तो डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के मुकाबले मिसाइल स्ट्राइक करने की 3 बड़ी वजह है। मोटे मोटे तौर पर सबसे पहले तो देखो यही है कि स्काल्प ईजी यानी कि अपनी जो मिसाइल स्टॉर्म शैडो है, ये स्काल्प ईजी जैसी क्रूज मिसाइल इतनी नीचे और तेज उड़ती हैं कि इन्हें ट्रैक कर पाना और रोक पाना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है। इसलिए कहा कि आप इससे अटैक करेंगे। ऐसे मिसाइल अटैक इतने सटीक होते हैं कि सीधा टारगेट को हिट करते हैं। कोलैटरल डैमेज के चांसेस बेहद कम हो जाते हैं। माने ये जो सिविलियंस की बात कर रहे हैं, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ आतंकी मारे जाएंगे। मिसाइल अटैक को इंडिया की बॉर्डर में रहकर लॉन्च किया जा सकता है, माने आपको दूसरी साइड जाने की जरूरत है नहीं। जबकि एयर स्ट्राइक में फाइटर जेट्स के शूट डाउन का खतरा रहता है। इंडिया ना एक गलती दोबारा नहीं करता। सर्जिकल स्ट्राइक में कमांडोज पकड़े जाने का डर रहता है, लेकिन मिसाइल स्ट्राइक कोई ऐसा खतरा नहीं है। हम यहां आराम से अपने घर पे बैठकर आपकी नींद उड़ा सकते हैं। 2 वजह ये हो गई। तीसरी वजह है सबसे मेन कि अब हम बताएंगे नए तरीके से लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। अब अपने देश के सैनिकों को सीधा जंग के मैदान में तभी उतारा जाता है जब उन्हें पता है जीत पक्की होती है। कोई हम क्यों रिस्क लें, वो भी तुम जैसे 2 कौड़ी के आतंकियों के लिए अपने हम आर्मी को उतारेंगे दोस्त, कोई जरूरत नहीं है। हमने इतना पैसा खर्च किया, इतने ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और ह्यूमन लेस हथियार है हमारे पास कि हमें जरूरत नहीं, और हम आपको फिर भी 100 से ज्यादा आतंकी अपने मार गिरा दिए बिना एक भी जवान आपके अंदर तक भेजे। यही होता है। तो ये वजह थी मिसाइल स्ट्राइक चुनने की। अब सवाल आता है कि आगे क्या होगा। क्या पाकिस्तान और इंडिया में जंग छिड़ेगी? क्या अब रिटेलिएशन देखने को मिलेगी? देखो, इंडिया ने भले ही आतंकी ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक की है, लेकिन पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर बता रहा है, जो कि लाजिम है। वो बौखलाया है, वो बौखलाएगा भी। ऐसे में वो जवाबी कार्रवाई भी कर सकता है, लेकिन अभी ये जंग की कार्रवाई नहीं होगी। जी हां, मैं अकेला नहीं कह रहा, कई सारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं, क्योंकि देखो पाकिस्तान की जो कार्रवाई होगी वो लिमिटेड होगी। हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन उतने नहीं कि जंग तक पहुंचे, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी माली हालत बेइंतहा खराब है। फाइनेंसेस उसके हिले हुए हैं। आप कंपैरिजन करेंगे तो कोई आसपास है भी नहीं। आप वॉर हेड्स में जाएंगे, आप किसी भी चीज में जाएंगे, आपको पाकिस्तान आसपास भी नजर नहीं आएगा। और कई सारे जो IMF जैसे हैं, इंटरनेशनल जो ये फंड्स होते हैं, सब ने मना कर दिया कि पाकिस्तान की हम मदद नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर पाकिस्तान जंग लड़ना भी चाहेगा तब भी नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि उसके पास ना तो फाइनेंसेस है, ना ही उसके पास रिसोर्सेज होंगे कि वो अपने देश को जंग के हालात में पहुंचा सके। और अगर जंग लड़ता है तो कितने दिन? महज 7 दिन।
जी हाँ, एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था, उसके मुताबिक पाकिस्तान मैक्सिमम जंग में 7 दिन टिक पाएगा, वो भी तब जब वो एक फुल फ्लेज वॉर होगी। और अगर एक फुल फ्लेज वॉर नहीं है तो पाकिस्तान की हालत इतनी खराब होगी कि वो 7 दिन से पहले जंग में घुटने टेक देगा। और वैसे तो अगर थोड़ी बहुत समझदारी बची होगी तो ना करे तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि पाकिस्तान और आर्मी और सिविलियंस किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। आतंकियों को कल भी नहीं छोड़ा गया था, आज भी नहीं छोड़ा गया है और कल भी नहीं छोड़ा जाएगा। एज सिंपल एज दैट। और बल्कि मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान को अब ये करना चाहिए कि हाँ, जो आतंकी हैं हमारे यहां, हम उनको भी बाहर निकालेंगे और अब हम अमन चैन कायम करेंगे। खुद करे पाकिस्तान तो ज्यादा बेहतर है, हमें मौका ही नहीं मिलेगा करने का। अगर नहीं हो रहा तो बता दो, बाहर निकाल दो, हम मार देंगे। वो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।